अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 5.4 हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। आप लोग पढ़ें चैप्टर नंबर 5। तो रिएक्शन किस तरह से टेक प्लेस होता है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल A2 प्लस B2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2AB में मिलेगा। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से हम लेट्स सपोज करें हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स अस 2AB। बिफोर मिक्सिंग में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जिस तरह A और B हैं वो स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में है, ठीक है, सेपरेट हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहे, सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर। जब दूसरे और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि A2 प्लस B2 मॉलिक्यूल मिक्स होने से पहले जो रिएक्टेंट है A और B, ये स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो ये मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं वो सेम नहीं होती। जो मेजॉरिटी ऑफ ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन कुछ के अंदर एवरेज के अंदर होती है और कुछ जो हैं उसमें एवरेज से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और किसी के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम एनर्जी होती है। यहाँ पे एनर्जी की वेरिएशन की बात बता रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एवरेज वाले एक 3 टाइप्स के होते हैं, एक में एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एक में मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एक में लेस देन काइनेटिक एनर्जी होती है। जिनमें मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उनको एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। फिर कोलिजन की वजह से कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एवरेज या लेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रॉपर नहीं देते। लेकिन दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब रिएक्टेंट के साथ कोलाइड करते हैं, दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के कोलाइड करते हैं दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होती है। A2 प्लस B2 ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें A के साथ कोलाइड कर रहा है, B के साथ कर रहा है, AB के साथ कर रहा है, AB के साथ कर रहा है, B के साथ कर रहा है। इनके आपस में कोलिजन हो रही है। कोलिजन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ AB। तो ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्टेंट्स हैं, ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट में मिला है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पीक ऑफ कर्व को इंडिकेट कर रही है, जिस तरह से ये है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ट्रांजिशन स्टेट आइदर या तो रिटर्न हो जाती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में, और अगर रिएक्शन प्रोग्रेस में रहे तो फिर प्रोडक्ट हमें मिलता है। यहाँ पे देखें आप लोग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ बिटवीन पाथ ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, और डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी, चेंज इन हीट भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट इवॉल्व हो रही है इसमें। एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू इज टेकन एज इक्वल। ओके, E A हमारे पास एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 75। पेज नंबर 76। तो एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट की है वो हायर होती है दैन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट। क्यों इस तरह से हायर होती है? क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के वो क्लीव्ड कर रहे होते हैं प्रोग्रेसिवली। अब देखते हैं आगे इसको फर्दर थ्योरी को पढ़ेंगे और साथ में डायग्राम देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ताकि कन्वर्ट हो जाए ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से कहते हैं, जो कि एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ताकि कन्वर्ट कर लें ट्रांजिशन स्टेट में। E A आप लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पेज पे जो डायग्राम था उसमें भी देखा था कि E A वहाँ पे लिखा होता है। तो E A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो डिफरेंस है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और दैट ऑफ प्रोडक्ट, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इंथैल्पी कहते हैं, डेल एच वो। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है हीट इवॉल्व हो रही है। जो सिमिलर ग्राफ है वो भी ड्रॉ किया गया 5.5 में। एनर्जी है, रिएक्टेंट्स है, ट्रांजिशन स्टेट है E A है विच इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, डेल एच जो है वो इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, प्लस डेल एच है।
यहाँ पे नेगेटिव डेलेज था, यहाँ पे आप लोग देखिए नेगेटिव था। एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक में जो हीट इवाल्व होती है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 76। इसमें क्या है आगे, जो एडिशन है कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन में, एडिशन कैटलिस्ट का पर्पस होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो एडिशन जब कैटलिस्ट की करते हैं तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ये पाथ को चेंज कर रहे होते हैं, पाथ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स का, और एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू रिएक्शन की सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और उसने अपना एक नया पाथ अडॉप्ट किया होता है। एज रिजल्ट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है फिर वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या पर्पज़ होता है, रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करना, और हमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। मेन जो रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन, इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मेन पर्पस हमें प्रोडक्ट लेना होता है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। पेज नंबर 77 है, सेम टॉपिक कंटिन्यू करें। कैटलिस्ट का क्या पर्पस है, कैटलिस्ट को यहाँ पे डिफाइन किया। पहले मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट का पर्पस होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, इंक्रीज करना रेट ऑफ रिएक्शन को। आप कैटलिस्ट के आधार से उसको हम डिफाइन करते हैं, वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है विदाउट इट्स सेल्फ अंडर गोइंग। ओके, अब इसके अपने अंदर जो है वो परमानेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल जो निकल है, एन स्टैंड फॉर निकल। अब निकल किस तरह से एक्ट कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है एज अ कैटलिस्ट। किस रिएक्शन में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में, ताकि मैं बनास्पति घी दे दे। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बता रहे हैं कि निकल एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में, जिसमें ऑयल जो है वो कन्वर्ट होकर बनास्पति घी बना रहा है। प्लाटिनम क्या कर रहा है, प्लाटिनम एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट क्या बनाने के लिए, H2SO4। क्लोरीन क्या कर रही है, क्लोरीन एक्ट कर रही है एज अ कैटलिस्ट ताकि ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन हो जाए। यहाँ पे डिफरेंट कैटलिस्ट की बेसिकली एग्जांपल्स हैं। एक निकल की है, ठीक है, जो कि एक्ट कर रही है एज अ कैटलिस्ट कहाँ पे, कौन सी रिएक्शन में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव बनास्पति घी। पहले निकल एग्जांपल होगी, दूसरी प्लाटिनम है। प्लाटिनम कहाँ पे कैटलिस्ट की तौर पे एक्ट कर रही है, इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। फिर उसके बाद क्लोरीन थर्ड एग्जांपल है। क्लोरीन एक्ट कर रही है एज अ कैटलिस्ट प्रमोटिंग ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला O3 है। अब एनर्जी है, रिएक्टेंट्स हैं, डेल E है, डेल E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिर क्या, ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट्स इन ट्रांजिशन स्टेट विदाउट द कैटलिस्ट। फिर उसके बाद कैटलिस्ट है तो जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड हो गया। विदाउट कैटलिस्ट था तो इसको प्रोसीड होने में टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन था। लेकिन जैसे ही चेंज आया तो उसकी वजह से ग्राफ जो इसका ग्राफ है वो शॉर्ट्स हो गया। इट्स मीन दैट के रिएक्शन जो जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। फिर उसके बाद एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ, या बिल्कुल निग्लिजिबल अमाउंट में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन है ह्यूमन बीइंग में वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन के अंदर भी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस में किस तरह होते हैं वो रिएक्शन जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अक्कर होगा, ठीक है, या टेक प्लेस होगा, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके अंदर ये अब रिएक्शन हो रहा है। ग्लूकोज है C6H12O6 साइटोप्लाज्म में हो रहा है। 2 पायरोवेट मिल रहे हैं, 2 पायरोवेट C3H4O3 प्लस एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 6H2O के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं विच इज़ लिक्विड, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 5.5 टॉपिक आप लोग पढ़े। नेक्स्ट इसकी सब हेडिंग है ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस में मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। इस प्रोसेस में क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जो कि कैटलाइज करें, एंजाइम कैटलाइज करें विद द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। फिर इसमें क्या जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब सेल हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रोसीड कर सकें या परफॉर्म कर सकें। वो क्या यूज़ करते हैं, ATP को यूज़ करते हैं ब्रेकडाउन के लिए, ताकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। जो फूड हम खा रहे होते हैं, जो अंडरगो डाइजेशन जा रहे होते हैं हमारी बॉडी में, तो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स क्या ऑब्जर्व करते हैं,
डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब बाय द सेल, सेल्स जो हैं वो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर नंबर 77 आप लोग पढ़ रहे हैं और टॉपिक है 5.5 और टॉपिक की हेडिंग है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेट्स सी के पे नंबर 78 पे क्या है। तो 78 पे आपका चैप्टर एंड हो रहा है। सर्टन जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया है, एल्गी है, उनमें भी रेस्पिरेशन हो रही होती है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पेज नंबर 77 पे आप लोगों ने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, पेज नंबर 78 पे आप लोग पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एज ए टोल्ड यू कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है। ग्लूकोज है C6H12O6 साइटोप्लाज्म रिएक्शन हो रहा है, पायरुवेट प्लस एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी लास्ट पेज पे जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का था, अब यहाँ पे यीस्ट हो रही है, यीस्ट के अंदर प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है C6H5OH C2H5OH किसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है प्लस इथेनॉल, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथेनॉल, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। ये रहा इथेनॉल, ये इसका फार्मूला इथेनॉल का, क्योंकि OH इसके एंड पे लग गया तो इथेनॉल आ जाएगा। लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, स्टीरोल्स हैं। लिपिड्स क्या काम होता है, बेसिकली लिपिड्स सर्व करते हैं एज एनर्जी रिजर्व हमारे बॉडी में। हाफ ऑफ जो फ्यूल है हमारी बॉडी का वो लिपिड से आ रहा होता है। अगर आप ज़्यादा फूड खाते हैं जो कि हमें अपने जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उससे ज़्यादा अगर आप फूड इनटेक करते हैं तो एक्सेस फूड स्टोर हो जाती है एज लिपिड्स। कहाँ पे स्टोर होती है, एडिपोज सेल्स। हम ये कह सकते हैं कि एडिपोज सेल्स में लिपिड स्टोर होते हैं। ओके, फिर जो मील हम इनटेक कर रहे होते हैं इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो हमारी बॉडी रिलाई कर रही होती है ऑन द रिसोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। मतलब कि अगर हमारे पास अगर हम फूड इनटेक नहीं कर रहे और अभी और फूड इनटेक नहीं किया तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है, तो क्या होगा, वो रिलाई करेंगे लिपिड्स पे। ग्लाइकोजन क्या है, ये प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है बेसिकली कि ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ये लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर हो रहा होता है ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है, चैप्टर नंबर 5। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।